नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक ऐसी तकनीक की जिसने आधुनिक दौर के युद्धों की तस्वीर बदल दी है। यह है ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए रूस में यूक्रेन ने ऐसी तबाही मचाई है कि दुनिया हैरान है। तो क्या है ये ड्रोन तकनीक और क्यों ये किसी भी देश के लिए अब बेहद जरूरी हो गई है? क्या हालिया भारत पाकिस्तान सैन्य झड़प में भी इसका इस्तेमाल हुआ? भारत ड्रोन तकनीक के विकास के मामले में कहां खड़ा है? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब, पर पहले बताते हैं कि यूरोप में आखिर क्यों इस समय तहलका मचा है, या फिर पूरी दुनिया में क्यों तहलका मचा है? क्योंकि रूस में यूक्रेन ने इसी ड्रोन के जरिए तबाही मचा दी है। जरा इस नक्शे को देखिए, ये रूस का नक्शा है और जहां ये आपको धमाके दिख रहे हैं ये यूक्रेन ने किया। यूक्रेन कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था। ये वो जगह है जिसे हम यूक्रेन के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर एक छोटा सा प्रायद्वीप है जो दरअसल क्रीमिया कहलाता है। 2014 में रूस ने उस पर जब कब्जा किया तब से तनाव बढ़ा, और 3 साल पहले 2022 में ये एक पूर्ण युद्ध में एक तरह से तब्दील हो गया। लोगों को लगा था कि यूक्रेन कुछ दिन तक ही लड़ पाएगा, लेकिन लगभग 3 साल हो गए हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यूक्रेन दूसरा बड़ा देश है यूरोप का, यानी रूस के बाद। हालांकि कभी यूक्रेन भी रूस का हिस्सा हुआ करता था 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी में, और उसके बाद स्वतंत्र भी रहा। लेकिन ज़ारशाही के समय इसके कई हिस्से पे रूस का कब्जा था। 1917 में जब रूस में क्रांति हुई तो यूक्रेन भी उसका हिस्सा बना, यानी एक समाजवादी सोवियत यूनियन का जो संघ था यूएसएसआर, उसका हिस्सा बना। और जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो रूस फिर से अलग हो गया। इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो यूक्रेन के हमले से रूस करा रहा है। इतिहास में उस पर इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ। इस तरह से कम जो आधुनिक युग है उसके बारे में तो हम कह ही सकते हैं कि इस तरह का हमला, इस प्रकृति का हमला कभी नहीं हुआ। 2022 से युद्ध चल रहा है और मई में अभी तुर्की के इस्तांबुल में शांति वार्ता हुई थी दोनों देशों में, फिर होने जा रही थी। ऐसा दुनिया को लग रहा था कि युद्ध अब ठहर जाएगा, लेकिन पहले ही दिन जून की ऐसी खबर आ गई जिससे शांति की तमाम संभावनाओं पर पानी फिर गया। और चौंकाने वाली बात थी कि यूक्रेन ने एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, और यह ऑपरेशन 1.5 साल से चल रहा था। इसका नाम है ऑपरेशन स्पाइडर वेब, यानी मकड़ जाल। स्पाइडर वेब यानी मकड़ जाल। और जब इस ऑपरेशन के नतीजे सामने आए हैं तो वाकई ये एक मकड़ जाल ही साबित हो रहा है। इस ऑपरेशन के जरिए 40 से ज़्यादा स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स, यानी जो लड़ाकू विमान हैं, उनको नष्ट कर दिया है यूक्रेन ने। Tu-95, Tu-22M और A-50 इस तरह के बड़े लड़ाकू विमान नष्ट हुए हैं रूस के एक झटके में 40, और ये बहुत बड़ी चोट मानी जा रही है। एक अनुमान है कि $7 अरब का रूस को नुकसान हुआ है, और रूस की जो 34% क्रूज मिसाइल वाहक क्षमता थी, यानी मिसाइल को ले जाकर हवा से मार करना, वो प्रभावित हो गई है। ये 1 जून को यूक्रेन की जो सुरक्षा सेवा है SBU, इसने रूस के 5 एयरबेस बेलाया, ड्यागिलेवो, इवानोवो सेवरनी, ओलेन्या और यूक्रेनिका पर हमला किया। अब ये हमला हुआ कैसे, ये बड़ा दिलचस्प है, और ऐसा लगता है कि आप एक क्राइम या स्पाई थ्रिलर देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। 18 महीने, जी हाँ, 1.5 साल तक इसकी योजना बनी। यूक्रेन ने 117 FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स को लकड़ी के कंटेनरों और मोबाइल केबिन में छिपाकर रूस में तस्करी के जरिए पहुंचा दिया। रूस में ख़ास तौर पर जो मोबाइल केबिन है, छोटे से घर समझ लीजिए, उनका एक बहुत चलन है, और उन्हें इन लकड़ी के छोटे छोटे घरों को
ट्रक से इधर से उधर ले जाया जाता है, तो इनमें ड्रोन्स को छुपा दिया गया। इनकी छत रिमोट से खोली जा सकती है, और जब ये पहुंच गए ट्रकों से ऐसी जगहों पर जो इन जहाज़ों के, यानी जो लड़ाकू जहाज हैं उसके आसपास के इलाके में पहुंच गए, तो फिर इस ऑपरेशन मकड़जाल यानी स्पाइडर वेब के ज़रिए छतें खोली गईं और इन्होंने बाकायदा ड्रोन ने इन जहाज़ों को निशाना बना दिया और 40 से ज़्यादा बम वर्षक एक साथ नष्ट कर दिए हैं। और इस ऑपरेशन को चूँकि इन ड्रोन्स में बाकायदा कैमरे भी होते हैं, आप लाइव देख सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इनमें बॉम्ब होते हैं जो गिराए जा सकते हैं निशाने पर, एकदम एक तरह से इन्हें कंप्यूटर से पूरी तरह से संचालित किया जा सकता है। तो इस ऑपरेशन को वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और एसबीओ के प्रमुख वासिल मालयुक ने बाकायदा देखा, और फिर ज़ेलेंस्की ने एक्स पर जो लिखा वो भी हमें जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुश्मन की ज़मीन पर एक शानदार ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में सिर्फ रूस के सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। इस हमले में उन विमानों को निशाना बनाया गया जिसका इस्तेमाल कर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। रूस को इससे भारी नुकसान हुआ है। दरअसल कुछ समय पहले रूस ने यूक्रेन पर काफ़ी बड़ा हवाई हमला किया था, बल्कि हमले तो चल ही रहे हैं। तो इनका कहना है, यानी जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनका कहना है कि जो हमले हुए थे उन विमानों को इन्होंने उड़ा दिया है। और यूक्रेन का ये दावा है कि हमले में 12 सैनिक भी मरे हैं, 60 घायल हुए हैं। हालांकि रूस ने इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की और वो ये मानने को तैयार नहीं कि हमले इतने बड़े हैं, और युद्ध के दौरान कुछ प्रचार भी होता है, इसलिए इस बात की पुष्टि तो हम भी नहीं कर सकते। लेकिन इतना तय है कि रूस ने हमले की बात मानी है और इसे एक आतंकवादी हमला करार दिया है। ये जो ज़ेलेंस्की साहब हैं, एक ज़माने में टेलीविज़न पर कॉमेडी करते थे, कॉमेडियन के रूप में मशहूर हैं, लोग जोकर कहते थे। लेकिन जब से ये राष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने अपने साहस की वजह से दुनिया में एक अलग मुकाम बना लिया। यूक्रेन के तो हीरो हैं ही ये। बीते दिनों इन्होंने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नसीहत का भी जिस तरह से प्रतिकार किया उनके सामने, और ये वीडियो प्रसारण था पूरा, उसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। ट्रंप कह रहे थे कि अब ये तुम लड़ नहीं पाओगे, तुम्हारा आखिरी चाल भी अब नाकाम हो गया, तुम्हारे पास पत्ते नहीं बचे हैं, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें कही। लेकिन ज़ेलेंस्की ने वहाँ स्पष्ट किया कि वो लड़ेंगे, और इस लड़ाई को हम देख रहे हैं कि 1.5 साल से इसकी तैयारी थी कि रूस का कहा जा रहा है कि लगभग 1/3 जो उसके लड़ाकू विमान थे वो इस ऑपरेशन के ज़रिए ख़त्म कर दिए गए। जाहिर है यूक्रेन अकेले नहीं लड़ रहा है, उसको दुनिया के तमाम देशों, ख़ासतौर पर यूरोप से तकनीकी मदद मिल रही है, और ये सारी टेक्नोलॉजी का ही खेल है, उसका मामला है। और ये जो ड्रोन टेक्निक है, इसने अचानक युद्धों का नक्शा ही बदल दिया है। क्या है ड्रोन? ड्रोन को थोड़ा उसका इतिहास पुराण हम देख लेते हैं। आमतौर पर इस तरह के इनकी तस्वीर होती है, हालांकि फ़र्क भी होते हैं। तो ड्रोन या अनमैन्ड एरियल व्हीकल, UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी ऐसे हवाई व्हीकल या वाहन जिनमें कोई पायलट नहीं होता है, ऐसे विमान जिनमें कोई पायलट नहीं है, जिसे रिमोट से या सॉफ्टवेयर के ज़रिए संचालित किया जा सकता है। ये छोटे से लेकर थोड़ा बड़े हथियारों से लैस ड्रोन्स तक हो सकते हैं। अब सवाल है कि इनका नाम ड्रोन क्यों पड़ा? दरअसल इस शब्द की उत्पत्ति 1930 के दशक में हुई, जब ब्रिटिश नौसेना ने क्वीन बी नाम का एक मानव रहित विमान विकसित किया। इस विमान की उड़ान की आवाज़ मधुमक्खी की तरह थी, और जो नर मधुमक्खी होता है उसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रोन, इसलिए इस तकनीक का नाम ड्रोन पड़ गया। अब तो ये बहुत ही चर्चित शब्द है, जगह जगह बच्चों के खिलौने भी ड्रोन आ गए हैं, तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन इस शब्द का मूल यहाँ से है। तो ये मानव रहित विमान के लिए अब ये आमतौर पर ये शब्द इस्तेमाल होता है ड्रोन, लेकिन युद्ध में एक अलग ही मुकाम है इस ड्रोन का या ड्रोन टेक्नोलॉजी का। अब किसी को व्यक्तिगत रूप से बहुत बहादुर या पक्का निशानेबाज होने की ज़रूरत नहीं रही, इसका कोई मायने नहीं है। दूर कंप्यूटर पर बैठकर किसी कमरे में कोई कमज़ोर सा
दिखने वाला व्यक्ति भी, या लड़का ड्रोन को उड़ाएगा और सटीक हमला करेगा। उसके अंदर इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कई बार खुद भी निशाने को समझते हैं, उसको चिन्हित करते हैं और फिर उस पर बम डाल देते हैं। तो ड्रोन वारफेयर की जो विशेषताएं हैं उसको भी हम देख लें, इससे क्या फ़र्क पड़ा है। तो खुफिया है और सटीक, यानी पकड़ में नहीं आते, और सटीक यानी इनमें हाई डेफिनेशन कैमरे होते हैं। सेंसर रियल टाइम जानकारी देते हैं कि सामने जो है, तो कंट्रोल रूम में बैठकर इन्हें देखा जा सकता है कि ड्रोन से जो नज़र आ रहा है वो क्या है, यानी निगरानी भी ये करते हैं। कम लागत बहुत कम, हज़ारों करोड़ का युद्धक विमान आता है और ये कुछ लाख में भी बन जाते हैं, और प्रभाव कि अगर सही जगह ये हमला कर दें तो फिर काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कम से कम रूस में जो हुआ, पारंपरिक तरीके से आप सोचिए कि जहाज उड़ते और वो मारने जाते, रडार में उनको देखा जाता, और शायद रूस पर हमला करना तब आसान भी नहीं होता। वो जहाज़ों को आने के काफ़ी पहले इंटरसेप्ट करता, यानी समझ लेता, जांच लेता, भांप लेता, पकड़ लेता और हवा में ही मार गिराता। ये पूरी संभावना है, उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है और सबके पास है, ये विकसित टेक्नोलॉजी है पूरी तरीके से। लेकिन ड्रोन्स ने उसको भनक भी नहीं लगने दी, और ख़ास तौर पर अगर तस्करी करके वो एकदम वहाँ पर पहुँचाए गए हैं तो फिर इसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। तो इसमें एक जासूसी वाला या एक खुफिया मिशन का भी एक रोल है। और जोखिम में कमी है। जोखिम मतलब आपके तमाम जो पायलट्स होते हैं ख़तरे में होते हैं कि वो निशाना बनेंगे। जहाज़ यानी बम वर्षक जहाज़ जब गिरता है तो पायलट की जान बचने की जो संभावना है वो बहुत कम होती है। यहाँ पर ऐसा कोई जोखिम नहीं है। आप ड्रोन से हमला करते हैं, और अगर ड्रोन शिकार भी होते हैं तो किसी मनुष्य की, किसी सैनिक की जान नहीं जाती है। और ये बहुत दूरी तक इन्होंने मार की है। ये जो हमले हुए हैं, ये साइबेरिया जो रूस का एकदम दूसरा किनारा है, वहाँ तक, चाइना के पास, मंगोलिया के पास जो पूरा इलाका है, वहाँ तक 4000 से लेकर 5000 किलोमीटर तक इन्होंने वहाँ तक पहुँच कर ये हमला किया है। तो एक बहुत बड़ा लंबी दूरी तक उन्होंने हमला किया है, और इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी काफ़ी गंभीर पड़ता है। दुश्मन का मनोबल टूटता है, क्योंकि एक छोटी सी टेक्नोलॉजी के ज़रिए, छोटे से उपकरण के ज़रिए आपको इतनी बड़ी तबाही का सामना करना पड़ता है, तो मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता है। तो ड्रोन्स ने दरअसल युद्ध को डिजिटल और हाईटेक बना दिया है। पहले टैंकों पर, सैनिकों पर निर्भरता थी, अब ड्रोन्स निगरानी करते हैं, हमले भी करते हैं और खुफिया जानकारी ले आते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी हालिया सैनिक झड़प हुई, ऑपरेशन सिंदूर, हमने उसमें देखा कि पाकिस्तान ने तुर्की के बने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान पहले भी करता रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मदद, हथियारों की मदद, पैसे की मदद वो ड्रोन के ज़रिए करने की कोशिश करता है। कई बार नाकाम भी होता है, कई बार कामयाब भी होता है। मतलब सीमा के उस पार से इधर आने की ज़रूरत नहीं। कुछ लोग जो यहाँ पहले से आ गए हैं, उनको ड्रोन के ज़रिए हथियार की सप्लाई, पैसे की सप्लाई या और भी चीज़ें वो सप्लाई करते हैं ड्रोन के ज़रिए। 2021 में जो जम्मू एयरबेस पर हमला हुआ था वो भी ड्रोन के ज़रिए ही किया गया था, और पाकिस्तान को तुर्की ने बहुत उन्नत किस्म के ड्रोन दिए हैं, और तुर्की का जो समर्थन रहा है पाकिस्तान को लेकर, इससे भारत के साथ उसके संबंध भी इस समय थोड़ा तनावग्रस्त है। पाकिस्तान ने 8-9 मई की रात को भारत के हवाई क्षेत्र में, कहा जाता है करीब 500 सस्ते यानी छोटे ड्रोन्स का झुंड भेज दिया था। ये ड्रोन लद्दाख के लेह से लेकर गुजरात में सरक्रीत तक रणनीतिक जगहों पर देखे गए। इनमें से ज़्यादातर में हथियार नहीं थे और उन्हें भारतीय सेना ने आसानी से बेअसर कर दिया, लेकिन इनका एक ख़ास मकसद था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान के जो ड्रोन थे वो हमला करने के लिए नहीं, बल्कि भारत की वायु रक्षा प्रणाली को परखने के लिए भेजे गए थे। रडार कवरेज और जो रिस्पॉन्स का टाइम है उसका पता लगाने की एक रणनीति थी।
भारत ने डीआरडीओ यानी जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है सरकार का, इसके बने एंटी ड्रोन सिस्टम से कई पाकिस्तानी ड्रोन्स को मार गिराया। 2023 और 25 में भारत ने ड्रोन डिफेंस में अपनी श्रेष्ठता दिखाई है और लगातार वो इस मामले में आगे बढ़ रहा है। अब ड्रोन में इस समय अग्रणी देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, जाहिर है अमेरिका बहुत आगे है। MQ-9 रीपर और प्रीडेटर इसके प्रसिद्ध ड्रोन्स हैं। तुर्की दूसरे स्थान पर है, ख़ास तौर पर इसका जो ब्राक्टार और TB2 ये काफ़ी इसके मशहूर हैं और कई देश तुर्की से ड्रोन्स ले रहे हैं। चीन ने बहुत सस्ते ड्रोन्स बनाए हैं जैसे CH-4, उसमें काफ़ी वो आगे है। और इसके अलावा इज़राइल है जिसने हेरॉन जैसा ड्रोन बनाया है। और भारत में भी डीआरडीओ रुस्तम और कैट्स वॉरियर के साथ उभर रहा है। तो भारत भी इस एक तरह से होड़ में अपना एक स्थान बनाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अब ड्रोन किसी भी देश के लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। और यूक्रेन के इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद तो बहुत ज़रूरी, कोई भी चाहेगा कि उसके पास ड्रोन का एक बड़ा बेड़ा हो और वो कम नुकसान में दुश्मन को ज़्यादा नुकसान, यानी अपना कम नुकसान और दुश्मन को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। कुल मिलाकर ड्रोन सबसे अहम हथियार बन गए हैं। यानी युद्ध जीतने के लिए ज़रूरी है कि तकनीकी और अनुसंधान में संसाधन झोंके जाएं। ये एक सबक है। ज़रूरी है कि स्कूलों से ही विज्ञान के अध्ययन पर जोर दिया जाए, क्योंकि तकनीक में आगे बढ़ना तभी संभव है जब विज्ञान को महत्व दिया जाए। अप्लाइड साइंस, साइंस से अप्लाइड साइंस और उससे टेक्नोलॉजी का जन्म होता है। यानी पहले अगर आप विज्ञान में आगे बढ़ेंगे तभी शायद आप तकनीक में भी मौलिक रूप से कुछ आविष्कार कर पाएंगे, वरना आयात कर लीजिए दूसरे देशों से, जो एक तरीका है। लेकिन भारत के लिए अगर आत्मनिर्भर होना है तो उसे फिर तकनीक के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना पड़ेगा और इसके लिए जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान और वैज्ञानिक चिंतन का महत्व बनाना होगा। अगर आपको सच बताने का या किसी घटना को स्पष्ट करने का, एक्सप्लेन करने का हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब दीजिए इजाज़त और बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.